हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जैसा मैंने कहा था कि सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा जिससे आपको जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वो 1 मिनट में तुरंत याद हो जाएगा। एक बार देखेंगे और सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं। वेलकम बायोलॉजी क्लासेस। और सबसे पहले जो हमने लास्ट में पढ़ा था, हमने एक फिगर का डिस्कशन किया था। आज उसी की एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं जल्दी से फटाफट और देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वही सब चीजें जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है, तो उसी की एक टेबल जल्दी से बना लेते हैं। सबसे पहले डाइजेशन हमारा जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से, यानी खाना माउथ से खाते हैं। तो सबसे पहली चीज पहुंचती है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद वो आगे बढ़ के जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स फेरिंग्स फिर हमने सुना था, पढ़ा था कि ईसोफेगस और ट्रैकिया, क्या क्या, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, जिसे हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। ये कहां पर ओपन हो रहे थे? ये दोनों चीजें हमारी ओपन हो रही थी फेरिंग्स में। फेरिंग्स को जो मेन चीज है उस चीज से भी हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर का। क्या होता है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जहां से खाना और हवा दोनों पास हो, दैट इज फेरिंग्स, फूड एंड एयर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ईसोफेगस से आगे बढ़ते हैं। तो जब ईसोफेगस से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देख रहे थे कि ईसोफेगस से अब कहां पर आगे चीजें जा रही है, खाना कैसे फूड आगे बढ़ रहा है। तो फूड आगे जा रहा था ईसोफेगस से, जा रहा था हमारा स्टमक में। स्टमक के हमने पार्ट देखे थे। कौन कौन से पार्ट थे? सबसे पहले हमने देखा था, पहले बना लेते हैं कि स्टमक के हमने 4 पार्ट देखे थे। याद आ रहा है? 4 पार्ट देखे थे। कौन कौन सा? सबसे पहला फंडिक, याद है कि भूल गए? फंडिक। फिर उसके बाद कार्डियक, फिर उसके बाद बॉडी, कार्डियक, कार्डियक के बाद बॉडी, याद आ रहा है? बॉडी के बाद लास्ट पाइलोरिक। फिर हमने क्या देखा था कि पाइलोरिक जो है वो आगे जाकर किसमें खुल रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पाइलोरिक से हम लोग कहां जा रहे थे? हम जा रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत कहते हैं जिसे। उसके हमने भी पार्ट देखे थे। कौन कौन से पार्ट देखे थे? याद होगा आप लोगों को, स्मॉल इंटेस्टाइन डी जे आई मैंने आपको बताया था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट देखे थे, दैट इज डीजेआई, डी जे आई। तो डीजेआई में कौन कौन से थे? हम लोग इनको पूरा लिख लेते हैं कि डिओडिनम, जेजुनम, और लास्ट वाला पार्ट जो था इलियम। याद आ रहा है? फिर हमने क्या देखा था कि इलियम वाला जो है पार्ट वो आगे जाकर के खुल रहा है। लास्ट वाला पार्ट आगे वाले से जाकर के मिलेगा। आगे क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद देन हम लोग ने बात किया था लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमने 3 पार्ट देखे थे। कौन कौन से? सीसीआर, सीकम कोलोन रेक्टम। याद आया? तो इसके भी हमने 3 पार्ट देख लिए थे। कौन कौन से? दैट इज CCR,
CCR। ठीक है, अभी इसको पूरा लिखते हैं हम लोग। आप लोग चाहें तो छोटा सा ऊपर नीचे लिख सकते हैं और फुल फॉर्म के बगल में या ब्रैकेट बना करके भी लिख सकते हैं कि सबसे पहला पार्ट देखा था सीकम, फिर कोलॉन, फिर लास्ट वाला हमने देखा था रेक्टम। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हमने देखे थे। फिर कोलॉन के भी हमने 4 पार्ट देखे थे। कौन कौन से, उसको भी देख लेते हैं। सीकम के भी हमने पार्ट देखे थे। तो सबसे पहले हमने देखा था जो ऊपर को जाता है अप यानी ऊपर को, दैट इज असेंडिंग कोलॉन। ठीक है, आगे कोलॉन लिख लेना। फिर उसके बाद हमने देखा था जो इस तरह से होता है एकदम फ्लैट सीधा सीधा, दैट इज ट्रांसवर्स कोलॉन। ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर डी फॉर डाउन, डिसेंडिंग कोलॉन। डिसेंडिंग कोलॉन, डी फॉर डाउन, डिसेंडिंग कोलॉन। लास्ट एक बचता है जो कि है सिग्मोइड कोलॉन। ठीक है, तो ये सब के आगे कोलॉन लिख लेना, सिग्मोइड कोलॉन। तो ये एक छोटी सी टेबल थी। अब इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें ऐड करनी है, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने देखा था कि ईसोफेगस से स्टमक को खुलना, उसके बीच में एक स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सा स्फिंक्टर कहाँ पाया जाता है। तो मैंने नाम से बताया था कि जैसा नाम है वैसे ही स्फिंक्टर होगा, नाम से ही जिन नामों के बीच में आएगा वो वैसा ही स्फिंक्टर होगा। तो ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक को साइंस में कहते हैं दैट इज गैस्ट्रो। ठीक है, तो गैस्ट्रो। ठीक, तो ये कहते हैं स्टमक को गैस्ट्रो कहते हैं। कई हॉस्पिटल आपने देखा होगा गैस्ट्रो लीवर या गैस्ट्रो हॉस्पिटल, तो वो सब स्टमक से रिलेटेड, जहां पेट की बीमारियों का इलाज होता है, वो हॉस्पिटल को हम लोग गैस्ट्रो बोलते हैं। गैस्ट्रो हॉस्पिटल, गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, तो वो सब चीजें गैस्ट्रो से रिलेटेड होती हैं। यानी कि जो स्टमक से रिलेटेड वाली चीजें होती हैं, या स्टमक को कह लीजिए कि साइंस में गैस्ट्रो नाम दिया गया है। तो ईसोफेगस से गैस्ट्रो में खुलना, यानी कि ईसोफेगस से स्टमक में खुलना, वहां पर भी जो स्फिंक्टर होगा दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो यहां पर एक स्फिंक्टर काम करेगा दैट इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। याद आया? अगला हमने क्या बात करी कि पाइलोरिक वाला रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है, तो यहां पर जो स्फिंक्टर होगा वो इसी के नाम पे बेस पे होगा। तो पाइलोरिक से स्मॉल इंटेस्टाइन, पाइलोरिक स्फिंक्टर, यानी कि पाइलोरिक से खुल रहा है, तो दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये जब भी कंफ्यूजन हो तो समझ जाना जैसा नाम है वो वहीं पर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब सबसे बड़ी चीज की ये इतनी देर से मैं बता रहा हूँ ये स्फिंक्टर, तो स्फिंक्टर का काम क्या होता है? सबसे पहली चीज तो स्फिंक्टर एक्चुअली में क्या होता है, एक ऐसे पाइप की तरह ऐसे गोल गोल शेप का होता है, इस तरह से। इसका काम क्या होता है, जैसे फूड अब ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या होता है कई बार फूड वापस न चला जाए। जैसे कि आपने खाना खाया और आपको उल्टा कर दें तो ऐसा तो होता नहीं कि फूड वापस आ जाता है, फूड वापस नहीं आता। तो ये किस वजह से नहीं आता? ये स्फिंक्टर का काम होता है। वो क्या करता है, जैसे ही फूड अंदर गया वो बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो ये स्फिंक्टर का काम होता है। ये दोनों जो स्फिंक्टर है, एक ऊपर वाला गैस्ट्रोइसोफेजियल, एक नीचे वाला पाइलोरिक। तो क्या होता है कि स्टमक में कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो पेट में खाना जब जाता है तो उसको मिक्सअप करते हैं। तो वे स्फिंक्टर जो हैं ऐसे बंद हो जाते हैं, तो जब खाने का मिक्सअप होता है एंजाइम के साथ तो वो खाना वापस बैक ना मारे, इस वजह से वहां पर जो चीजें उसको रोकती हैं दैट इज कॉल्ड स्फिंक्टर। तो ये स्फिंक्टर का काम होता है।
तो इसको चाहे तो आप स्नैपशॉट ले लें, या आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो जो लोग नोट करना चाहें वो नोट कर लें, जो स्नैपशॉट लेना चाहते हैं वो स्नैपशॉट ले लें। सो आई होप कि नोट हो गया होगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है एलिमेंट्री कैनाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग जो होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग आपको पूरे चैप्टर में सिर्फ यही लगेगा, क्या बता रहा है, क्या चीज उसमें होनी चाहिए। तो अभी इस कंफ्यूजन को 2 मिनट में खत्म करते हैं। सो नोट हो गया, रफ करते हैं, मिटा रहे तो साफ करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, एलिमेंट्री कैनाल। यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। ये सब तो सब पहले पढ़ चुके हैं। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एनसीईआरटी में देखिए आपके एक फिगर दिया होगा गोल गोल करके, दिया है कहीं पे, दिया होगा कहीं, देखिए सर्कल टाइप का एक फिगर दिया होगा। मैं भी आपको दिखाता हूं, 2 मिनट। हाँ, तो ये रहा फिगर। इस फिगर की हम लोग बात करते हैं। ये है एक्चुअली में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लेयर जो पाई जाती हैं वो 4 लेयर होती हैं, और इन चारों लेयर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं कि एक्चुअली में क्या है। पहले ही मैं नाम बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये नाम एक्चुअली में कहाँ से आए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर होंगी। 4 लेयर कौन कौन से होंगी तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली लेयर होगी आपकी सेरोसा, फिर होगी मस्कुलरिस, देन सबम्यूकोसा एंड लास्ट वन इज म्यूकोसा। ये 4 लेयर होंगी। अंदर खाली जगह है उसको ल्यूमेन कहते हैं। तो ल्यूमेन कोई जगह का नाम नहीं है, कहीं भी खाली जगह होती है उसे ल्यूमेन कह देते हैं। ठीक है, तो ये खाली जगह है, इसको हम लोग ल्यूमेन बोलेंगे। और इसके चारों तरफ जो लाइन है दैट इज म्यूकोसा, और फिर सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस, और सबसे आउटर मोस्ट सेरोसा। और फिर देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से मैं ये फिगर दिखा रहा हूँ, नाम तो मैं वैसे भी बता सकता था, लेकिन फिगर क्यों दिखाया। अब फिगर इसलिए दिखाया कि एक चीज ऐसे लिखा है कि मस्कुलरिस में 2 चीजें हैं, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो आप लोग देखिए ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल में क्या फर्क है। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल में क्या फर्क है। तो ये जो सर्कुलर दे रखा है ना, ये ऐसे गोल 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 ऐसे जो चीजें दे रखी हैं, ये सर्कुलर, और ये लॉन्गिट्यूडनल डॉट 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 दे रखे हैं। तो समझ लीजिए ये मसल्स है, ये पे यहाँ पे मान लीजिए लाइनों में मसल फाइबर है। ठीक है, अब जहां पर भी वो ऐसे सीधे सीधे, यानी कि इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, एक जगह क्या होगा कि ये सीधे सीधे अंदर गई होंगी। तो जब सीधे सीधे अंदर जाएंगे तो आपको पीछे का हिस्सा दिखाई देगा, ये गोल गोल। तो जहां ये पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये ऐसे लंबी लंबी हैं, तो ये पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो ये आपको जो गोल गोल दिख रही हैं, इसका अरेंजमेंट इस तरह से है कि ये आपको पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको ये गोल 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 दिख रही हैं। और दूसरी जगह क्या हो रहा है, जहां आपको ये डॉट डॉट दिख रहा है, वहां पर मसल्स ऐसे लगी हुई हैं। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी इस तरह से अरेंजमेंट। तो इस तरह से जब अरेंजमेंट है तो ये आपको ऐसे डॉट डॉट दिख रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर इस तरह से अरेंजमेंट है लंबा लंबा तो आपको डॉट डॉट दिख रहे होंगे, और जब अरेंजमेंट इस तरह से होगा, मसल्स अगर ऐसे ऐसे लगी होंगी लेयर में, तो आपको ये पीछे वाला हिस्सा जो ये दिख रहा है ना, ये गोल गोल जो आपको दिख रहा है, तो ये जो सर्कुलर है ये एक्चुअली में पीछे का हिस्सा आपको दिख रहा है। इस तरह से अरेंजमेंट है कि आपको पीछे का हिस्सा दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको सर्कुलर नजर आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज मुझे समझाना था, जिसकी वजह से मैंने आपको फिगर डिस्कस किया। अब आते हैं अपने चैप्टर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी अपने हाथ में ले लें, अपने सामने रख लें, और जो जो चीज़ मैं बताता जाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना होगा। और जहाँ जहाँ मैं आपको कहूँ कि अंडरलाइन करना है, तो वहाँ प्लीज़ अंडरलाइन करते हुए चले, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में।
जहां नोट करना हो वहां नोट करते जाएं। मैंने कहा है कि जब भी मैं कोई चीज बोर्ड पे लिखूं तो उसे जरूर नोट करें। जब मैं समझा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है तो उसे नोट जरूर करें। बोर्ड पे मैं जैसे अपने नोट्स बना रहा हूं वो एक्चुअली में मेरे नहीं, वो आप लोगों के नोट्स हैं, तो जो बोर्ड में लिखा है उसे जरूर नोट करें। सो लास्ट में हमने बात कर ली थी रेक्टम तक। अब उसी के आगे हम लोग बात करते हैं द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो हमें पता है कि माउथ टू एनस फैली हुई होती है एलिमेंट्री कैनाल। कहां से कहां तक? माउथ से एनस तक, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल होती है। फिगर में हमने डिस्कस किया था, जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है फिगर वाला देख ले, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके काफी काम आएगा, तो वो लेक्चर जरूर देखें, आपको ये चीजें बड़ी आसान लगेंगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आप लोग देखिए हमने बात कर ली थी रेक्टम वाला, वो जो स्टमक का फिगर बना है ना, उसी के जस्ट बगल वाले पैराग्राफ में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके पहले तक हमने पढ़ लिया था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोसेसेस 4 लेयर। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर कौन कौन सी होती हैं, या हम यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। ये 4 लेयर हमने देखी एलिमेंट्री कैनाल में। अब इन लेयर की ही बात करते हैं कि कहां क्या किनका काम होता है, ठीक है। तो सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम। ये सेरोसा जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना क्या है कि ये किसकी बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है थिन मेसोथेलियम की। मेसोथेलियम, ये चीज पूछी जा सकती है कई बार कि सेरोसा किसकी बनी होती है, मेसोथेलियम, एपिथेलियम, एंडोथेलियम। तो थिन मेसोथेलियम की बनी हुई होती है। एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन की बात करें तो वहां पर ये मेसोथेलियम क्या होगी, एपिथेलियम होगी। अभी क्या है, मेसो का मतलब होता है बीच का, मिडिल, एपी का मतलब अपॉन, किसी चीज के ऊपर, सबसे बाहर, और तीसरी होती है एंडोथेलियम। एंडो का मतलब अंदर। तो अभी यहाँ पे तो सेरोसा क्या है, मेसोथेलियम है, लेकिन जब विसरल ऑर्गन की बात करेंगे तो वहां पर पे ये एपिथेलियम है। विद सम कनेक्टिव टिश्यू। तो टिश्यूज की बात हम चैप्टर नंबर 7 में बात करेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ नाम याद रखिए, आपने हालांकि पढ़ रखा होगा कई सारे टिश्यूज के बारे में छोटी क्लासों में, लेकिन अभी सिर्फ नाम याद रखिए। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स। अब मस्कुलरिस के बारे में बात करते हैं, तो मस्कुलरिस किससे बनी हुई होती है, स्मूथ मसल्स। मसल्स आपने पढ़ रखी होंगी, स्मूथ मसल्स, जिसे हम लोग नॉन स्ट्रिएटेड भी कहते हैं, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड, ये सब पढ़ रखा होगा ना। तो स्मूथ मसल्स कैसी होती है, नॉन स्ट्रिएटेड होती है। तो मस्कुलरिस किसकी बनी हुई होती है, स्मूथ मसल्स की, ठीक। यूजली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। हमने अभी वही देखा फिगर में। फिगर में मैं सिर्फ यही चीज समझाना चाह रहा था कि वो कहां पर के कह रहा है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार आप भूल जाएंगे, तो ऐसे लिख लीजिए, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। OL आईसी, आईसी OL। मैं कोई न्यूमोनिक नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि न्यूमोनिक में एक दिक्कत होती है कि पहले तो आप न्यूमोनिक याद करें, फिर उस न्यूमोनिक को लिख करके उसके छोटे शॉर्ट फॉर्म आप लोग लिखें, फिर उस शॉर्ट फॉर्म से फिर उसका मतलब निकालें, और उस मतलब से फिर वो चीज लिखें जो पूछा है क्वेश्चन में। तो इतना सारा झंझट क्यों करना है, डायरेक्ट ही तो याद करना है। छोटी सी तो चीज है आईसी और OL। आईसी याद रखो, दूसरा वाला अपने आप याद रहेगा, ठीक है। आईसी मतलब इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अंदर वाली जो होंगी गोल गोल होंगी, बाहर लॉन्गिट्यूडनल होंगी। देखा ना आपने,
सर्कुलर मतलब ये ऐसे 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 बनी थी, तो ये इनर वाली, ये इनर लेयर है, ये इनर सर्कुलर। आउटर लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे लंबाई के हिसाब से, ठीक है। अब ये मार्कर है, इसको मैं अगर इस तरह से इस बोर्ड पे अंदर करूं तो आपको ये बाहर का हिस्सा जो ये दिखाई देगा, ये कैसा होगा, सर्कुलर होगा। लेकिन जब मैं इसको इस तरह से चिपकाऊंगा तो ये कैसा होगा, ऐसा दिखेगा, डॉट डॉट। तो ये अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। तो ठीक है, ये ICOL याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है सब, नहीं उसके पहले वाली लाइन है, एन ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन, कुछ जगह पर ऑब्लिक मसल लेयर भी पाई जाती है। द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब सब म्यूकोसा की बात कर रहा है, तो सब म्यूकोसा किससे बनी हुई होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये बनी हुई होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये सब म्यूकोसल लेयर बनी हुई होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। अगली में बात करते हैं हम लोग कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड्स एंड लिम्फ वेसल। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और यही सब म्यूकोसा वाला रीजन ही क्या करता है, कंटेन करता है, कंटेनिंग या कंटेन ब्लड, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ब्लड और लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो यही ये हिस्सा लिम्फ वेसल्स, ब्लड और नर्व्स कंटेन करता है, ठीक है। फिर लास्ट में बात करते हैं इन डिओडिनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। जब हम बात करेंगे डिओडिनम, डिओडिनम क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये समझने वाली चीजें हैं कि कहां पर क्या उसने बोल दिया है, तो समझ नहीं आता। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, पूरी माउथ टू एनस फैली हुई थी, ठीक है, ये पूरी माउथ टू एनस फैली हुई है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। हम क्या देख रहे हैं कि जब हम ऐसे नीचे 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 आते हैं, हम देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन वाला रीजन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला रीजन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डिओडिनम, हमने कहा था कि डीजे आई, याद है, डीजे और आई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की डिओडिनम वाले रीजन पर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये चीज उसने कही है, एक लाइन में इतना सारा चीज उसने डायरेक्ट बता दिया। अब यही चीज समझ में नहीं आती कि उसने कहा कि डिओडिनम कंटेन ग्लैंड। तो पहले तो ये बताओ भाई कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का पार्ट है डिओडिनम, उसमें ग्लैंड्स पाई जा रही हैं, ये नहीं कह रहा, वो उसने एक लाइन में सब समाप्त कर दिया। तो यही चीज समझना है कि डिओडिनम वाले रीजन पर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। The innermost layer lining the lumen of alimentary canal is mucosa. म्यूकोसा में कुछ नहीं है, हमने जैसा कि फिगर में देखा, तो फिगर में हमने क्या देखा कि ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 एक फिगर बना था। ये अंदर यहाँ पर लिखा हुआ था ल्यूमेन, और इस खाली जगह को क्या बोल दिया था, ल्यूमेन। तो वही ये कह रहा है कि ल्यूमेन के चारों तरफ जो लेयर है, ये वाली लेयर, दैट इज कॉल्ड म्यूकोसा। इसी को उसने म्यूकोसा कहा है कि ल्यूमेन के चारों तरफ पाई जाने वाली लेयर दैट इज म्यूकोशल लेयर, ठीक है। दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड्स, जिसे हम लोग रोगी भी कहते हैं, इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलाई। अब ये जो लेयर है अंदर वाली, यही लेयर क्या बनाएगी, हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं कि ये लेयर जो होगी यही बनाएगी फॉर्म्स रूगी। ज्यादा चीज नहीं लिखनी है, सिर्फ उतनी ही लिखनी है जिससे हमें पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाए। तो यही रूगी बनाएगी। और दूसरी चीज हमें लिखना है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहीं पर पाए जाएंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे रफ कर लेते हैं।
finger like projection, that is called villi. finger like projection, villi, ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। यही चीज पूछ लेता है कि कौन से रीजन में क्या पाया जाता है। तो पहले तो अगर आप ऐसे बना करके नहीं समझेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़कर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि कब किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे आपको एक एक चीज लिखना पड़ेगा ताकि जब आप दोबारा देखें तो आपको ये समझ में आ जाए, अच्छा इस वाले टॉपिक के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो उसने कहा कि म्यूकोसा वाली लेयर पे, अब ये भी याद रखना कि स्टमक की एलिमेंट्री कैनाल पूरी माउथ टू एनस तक है, लेकिन अभी ये बात कर रहा है स्टमक वाले रीजन, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम वाले रीजन पे ग्लैंड बता दिया। अब वो कह रहा है स्टमक वाले रीजन पे, स्टमक के चौथी लेयर जो म्यूकोसा है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर भी ये जो लेयर है ना, ये इनमें 4 लेयर पाई जा रही हैं। इन 4 लेयर की बात कर रहा है। तो स्टमक वाली जो ये 4 लेयर है उसमें स्टमक वाली की चौथी म्यूकोसा लास्ट वाली अंदर वाली लेयर पे क्या पाई जा रही है, रूगी पाई जा रही है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई पाई जा रही हैं। ठीक है सॉरी, विलाई जो आपकी पाई जा रही है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो कैसे मिक्स करके ये बोल देता है कि रूगी जो पाई जा रही है वो आपकी पाई जा रही है स्टमक वाले रीजन पे, लेकिन जो विलाई पाई जा रही है ये विलाई आपकी पाई जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन पे। The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli. अब इन्हीं विलाई के अंदर में छोटे छोटे और प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है माइक्रोस्कोप से दिखने वाले, नॉर्मल ना दिखाई दे, माइक्रोस्कोप से दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन का मतलब ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शन जो माइक्रोस्कोप से दिखाई दें उसको इसने कहा है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई मतलब इतने छोटे विलाई। सबसे पहली चीज तो आपने पढ़ी होगी, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻³ पढ़ा है, सॉरी मिली का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। मिली माइक्रो नैनो पिको, ये आपने पढ़ा होगा। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, यानी कि इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा इतना छोटा, तो और उसमें भी बहुत जूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो विलाई जो है स्मॉल प्रोजेक्शंस कंटेन करते हैं जिन्हें हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। अब देखो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, ये लेयर है इसमें कुछ इस तरह से प्रोजेक्शंस पाई जाएं, ठीक है, इस तरह से प्रोजेक्शन पाई जाएं, दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। दिस इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। इसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, यानी कि ब्रश की तरह, टूथपेस्ट वाली ब्रश होती है उसमें भी जैसे वो दिख रही है इस तरह की ब्रश दिखाई दे, दैट इज ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। इनका काम क्या होता है, ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया। तो इनका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट लाइन में बात करते हैं, विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल। तो विलाई जो होती हैं वो सप्लाई नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कई सारी कैपिलरीज को, एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल। बगल में एक फिगर देखा है आप लोग, देखिए कि बाहर जो ग्रीन कलर की दे रखी है दैट इज विलाई, यानी कि ऐसे फिगर बना हुआ है कुछ ऐसे करके। तो ये जो ग्रीन कलर की बनी है ये तो विलाई हो गई, ये जो ग्रीन कलर की बनी है ये विलाई हो गई, और विलाई के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर बनी हुई है जो इधर से उधर उधर से उधर जा रही है। तो इनमें देखिएगा यहीं पर आपको दिखाई देगा लैक्टियल। तो विलाई ही सप्लाई करती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जिसे कहते हैं लैक्टियल। एक्चुअली लैक्टियल कुछ नहीं होता है, ये मिल्की अपीयरेंस होता है, मिल्की अपीयरेंस। देखो लैक्टियल
साफ साफ लिखते हैं थोड़ा सा, लैक्टिएल। लैक्टिएल एक्चुअली में जो ये लैक्टो वर्ड होता है ना, लैक्टो वर्ड का मतलब होता है मिल्क, ठीक है, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ये जितने भी चीजें हैं लैक्ट वर्ड जिसमें आएगा उसका मतलब होता है मिल्क से रिलेटेड। तो ये लैक्टील क्या होता है, ये मिल्किस अपीयरेंस होता है, यानी कि दूध जैसा सफेद दिखाई देते हैं, मिल्किस अपीयरेंस, तो इसका नाम पड़ गया लैक्टिएल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल व्हिच सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। म्यूकोसल एपिथेलियम, ये वाली म्यूकोसा की एपिथेलियम, म्यूकोसल एपिथेलियम का मतलब ये म्यूकोसा की, एपी मतलब अपॉन यानी कि ऊपर वाली लेयर, तो इस म्यूकोसा की ऊपर वाली लेयर कंटेन करती है गॉबलेट सेल, कंटेन करती है गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल्स, और जो क्या करती हैं, जो कि सिक्रीट करती हैं म्यूकस को, सिक्रीट करती हैं म्यूकस को, ठीक है। और इसका काम क्या होता है म्यूकस का, म्यूकस का काम होता है ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करना। ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है जैसे चिकनाई, म्यूकस का काम क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन का मतलब चिकनाहट, ठीक है। तो ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है चिकनाहट देना किसी भी चीज में, जैसे ग्रीसिंग वगैरह कर देते हैं किसी चीज में तो थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, चिकनाहट आ जाती है, दैट इज ल्यूब्रिकेशन। तो ये म्यूकस का काम होता है, ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमक। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पढ़ा था कि स्टमक में ग्लैंड्स बनाती हैं ये म्यूकोसा, ये म्यूकोसा ग्लैंड्स बनाती हैं स्टमक में, और स्टमक को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो। तो जो स्टमक में ग्लैंड्स होंगी उसे हम एक नाम और दे सकते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो सीधा सा चीज है, कोई उसमें समझने वाली बात नहीं है। एंड क्रिफ्ट इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, और ये जो इंटेस्टाइन का मतलब होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तो क्रिफ्ट, क्रिफ्ट का मतलब होता है, क्रिफ्ट यहाँ इससे पहले कहीं नहीं बताया गया है, तो बेसिस ऑफ द विलाई, विलाई के बारे में हमने बात किया था, तो ये जहां पर विलाई होती है उन्हीं के बेस, बेस यानी कि नीचे की तरफ जो होता है, विलाई के नीचे तरफ कुछ क्रिफ्ट पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्रिफ्ट ऑफ लिबरकुन, लिबरकुन के क्रिफ्ट, ठीक है। एक नाम है जो याद रखिएगा कि इंटेस्टाइन वाले रीजन पे विलाई के बेस पे कुछ क्रिफ्ट पाए जाते हैं, उन क्रिफ्ट्स को नाम देते हैं क्रिफ्ट ऑफ लिबरकुन। All the four layers show modification in different part of alimentary canal. चारों ही लेयर अपने आप में अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करती हैं। तो हमने देख लिया, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, अपने हिसाब से जैसा आप बनाना चाहें वैसा बना लें। काफी किचकिच हो गया है तो साफ तरीके से आप बनाना चाहें तो इसे बना लें। मैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे रफ कर देता हूं, और इस चीज को आप चाहें तो हटा दें, एलिमेंट्री कैनाल वाले रीजन को। बाकी चीजें आपकी सब इंपॉर्टेंट हैं और आपको नोट करना है, ठीक है। तो नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ल्यूब्रिकेशन लिखा हुआ है जो कि म्यूकस का काम होता है। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन की बात की गई है, माइक्रो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड विलाई, ठीक है। और इंटेस्टाइन वाले रीजन पे, और विलाई के है छोटा पार्ट, विलाई का छोटा पार्ट दैट इज माइक्रोविलाई, ठीक है। ये ब्रेस्ट बॉर्डर अपीयरेंस पाया जाता है। तो आप जैसा चाहें वैसा नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। और आई होप कि आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये चीज काफी कंफ्यूजिंग है। तो पहले आप इसे समझें, इसे एक बार में शायद समझ नहीं आएगा, इसे दोबारा पढ़ें और अपने हिसाब से समझें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो इसे समझने के लिए आपको कई सारी रीडिंग लगानी पड़ेगी, तो आप लगाएं और अच्छे से समझ लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसा मैंने नोट कराया वैसे तो पहले नोट करें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो।
और आई होप कि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सब काफ़ी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी। और अगर क्लियर नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। मैं रेडी हूँ आपका आंसर देने के लिए। सो थैंक यू, एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।